Hello students, this is Archana Bharadwaj. I am your SST educator और हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक YouTube चैनल जिसका नाम है मेरा स्मार्ट गुरु। ये जो YouTube चैनल है आपके वेरियस पर्पसेस को फुलफिल करेगा। ये 9, 10, 11, 12 का कंटेंट तो आपको प्रोवाइड करेगा ही, लेकिन साथ में ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी करवाने में हेल्प करेगा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक हमारा YouTube चैनल नहीं है, इसके साथ साथ हम आपके लिए एक एप्लीकेशन भी लेकर के आए हैं और इसकी एक कंप्लीट वेबसाइट भी है। मैं इसकी एप्लीकेशन का आपको एक लुक देती हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये है एप्लीकेशन, दैट इज मेरा स्मार्ट गुरु। तो इस पे आपको बहुत सारी चीजें अवेलेबल होंगी। यू कैन गेट योर करंट अफेयर्स है, ठीक है, डेली करंट अफेयर्स आप यहाँ से ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज है हर टाइप की एग्जाम्स के लिए। यहाँ पर वी आर प्रोवाइडिंग द पॉपुलर एग्जाम्स ओवर हियर। एक आपको यूपीएससी प्रीलिम्स के क्लासेस भी आप यहाँ से ले सकते हैं। सीबीएसई क्लास 10th की क्लासेस आप यहाँ से ले सकते हैं, 9th की ले सकते हैं, 12th की ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको वोकैबुलरी के लिए भी कोई टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर आपको बहुत सारी वोकैबुलरीज भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये एक आपकी मल्टीपल नीड्स को फुलफिल करेगा। ठीक है, तो आप जाइए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसके साथ साथ आप इसकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, इसकी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। ठीक है, एंड यू कैन परचेज इट्स एप्लीकेशन। आप पहले टेस्ट सीरीज दे करके देखिए, आपको अच्छी लगती है तो आप प्लीज इसे परचेज कीजिए। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं आपका फर्स्ट चैप्टर जो कि है पावर शेयरिंग। तो यहाँ पर हम क्लास 10th का चैप्टर 1 ऑफ सिविक्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पावर शेयरिंग। ठीक है, तो पावर शेयरिंग में सबसे पहले हम पढ़ते हैं आपका केस स्टडी ऑफ बेल्जियम और उसके बाद हम पढ़ते हैं केस स्टडी ऑफ श्रीलंका। इन दोनों केस स्टडीज को पढ़ने के बाद हमें ये समझने में हेल्प मिलेगी कि क्यों पावर शेयरिंग जो है वो हेल्पफुल है और किस तरीके से वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री की सिचुएशंस बेटर कर सकती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे पहले केस स्टडी ऑफ बेल्जियम। तो अगर हम बेल्जियम के बारे में बात करें तो बेल्जियम क्या है? बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री ऑफ यूरोप है। ठीक है, बेल्जियम क्या है? एक स्मॉल कंट्री ऑफ यूरोप है जो कि चारों साइड से कुछ कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। तो यहाँ पर एक कंट्री है आपकी फ्रांस, एक है आपकी नीदरलैंड्स और एक है आपकी जर्मनी और एक है आपकी लग्जमबर्ग। ये 4 कंट्रीज हैं जिनके साथ बेल्जियम अपना बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है, अब इस केस स्टडी को हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर कुछ कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हुए थे कुछ लैंग्वेज कम्युनिटीज के बीच में। वो लैंग्वेजेस कम्युनिटीज थी आपकी डच स्पीकिंग कम्युनिटी, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी एंड जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी। ठीक है, तो इसको यहाँ का एथनिक कंपोजिशन भी बोला जाता है क्योंकि इसीलिए परसेंट इन्हीं लैंग्वेज कम्युनिटीज से ही पूरा कंट्री डोमिनेट होता था। तो यहाँ पर हम बात करें डच की, तो डच यहाँ पर 59% हुआ करते थे, फ्रेंच यहाँ पर 40% हुआ करते थे और जर्मन यहाँ पर थे 1%। तो यहाँ पर अगर हम डच की बात करें तो डच लोग रहते थे फ्लेमिश रीजन में। अब ये फ्लेमिश रीजन आपको लर्न करना जरूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो डच लोग जो थे वो फ्लेमिश रीजन में रहते थे और फ्रेंच लोग जो थे वो वेलोनिया रीजन में रहते थे। ठीक है, और जर्मन्स की बात करें तो जर्मन इसे डोमिनेट नहीं करते, तो इसलिए उसके बारे में यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं पता। इसके बाद हम बात करते हैं इस कंट्री के बाद की कैपिटल के बारे में। अगर हम इसकी कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल थी ब्रूसेल्स। ठीक है, तो ब्रूसेल्स में भी एथनिक कंपोजिशन जो था वो बहुत अलग था। तो यहाँ पर 80% फ्रेंच थे और 20% डच थे। ठीक है, अगर हम इसको कंपेयर करें विद द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री तो कंट्री की क्या कंडीशन है? कंट्री में आपके डच डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, मेजोरिटी किसकी है? मेजोरिटी कंट्री में डच की है, लेकिन कैपिटल में मेजोरिटी है फ्रेंच की। ठीक है, अब ये मैटर करती है
कि कहाँ पर किसकी मेजोरिटी है। तो हम पहले ये याद रखते हैं कि भाई फ्रेंच की मेजोरिटी है कहाँ पर, ब्रुसेल्स में, एंड दैट इज 80%। ठीक है, अब हुआ क्या, यहाँ पर बेल्जियम में डेमोक्रेसी हुआ करती थी। ठीक है, आज भी डेमोक्रेसी है। उस समय जो डेमोक्रेसी थी दैट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि यहाँ पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ करती थी। डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी में आपके दो टाइप्स की गवर्नमेंट होती है। या तो वहां पर हो सकती है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या फिर वहां पर हो सकती है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पर पहले हुआ करती थी आपकी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये होता है कि कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सारी पावर्स होती है और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स को फॉलो करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ से रूल करती थी भाई, ब्रुसेल्स से रूल करती थी, और ब्रुसेल्स में ही पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट है। ब्रुसेल्स के लोग ही सेंट्रल गवर्नमेंट बना रहे हैं। तो यहाँ पर डोमिनेशन किसका है, यहाँ पर है फ्रेंच लोगों का डोमिनेशन। ठीक है, और ज्यादातर फ्रेंच लोग ही इसकी गवर्नमेंट को भी डोमिनेट कर रहे हैं। क्यों डोमिनेट कर रहे हैं भाई, डेमोक्रेसी में तो रूल ऑफ द मेजोरिटी होता है, लेकिन फिर भी फ्रेंच क्यों डोमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि भाई फ्रेंच जो है वो रिच है और पावरफुल भी हैं और वो एजुकेटेड भी हैं। दे आर रिच, एजुकेटेड, विच मेक्स एनीवन पावरफुल। ठीक है, तो पावरफुल हैं, तो गवर्नमेंट में जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो ज्यादातर फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं। वो जब फ्रेंच स्पीकिंग पीपल उसे डोमिनेट कर रहे हैं डेमोक्रेसी को, तो डेफिनेटली दे विल मेक रूल्स दैट विल बेनिफिट देयर कम्युनिटी। ठीक है, वो किसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे, जो उनकी कम्युनिटी को बेनिफिट करेगा। अब जब एक कम्युनिटी को बेनिफिट करने के लिए गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी तो दूसरी कम्युनिटी डेफिनेटली इस चीज से ऑफेंड होगी, और इस चीज को बोला जाता है फीलिंग ऑफ एलिनेशन। ठीक है, एलिनेशन क्या होता है, जब कोई एक पर्सन को ये फील होता है कि भाई उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहा है, हेल्पलेस फील कर रहा है, दैट इज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन। लेकिन इस एलिनेशन की फीलिंग को यहाँ पर कम्युनिटी के लोग एक टाइम के बाद खत्म करते हैं और वो सोचते हैं कि भाई हमें अब कुछ करना चाहिए अपनी कंट्री के लिए। तो यहाँ पर वो अपनी डिमांड रेज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर होते हैं कन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, उनकी क्या डिमांड थी, उनकी ये डिमांड थी कि भाई कंट्री में डोमिनेशन है फ्रेंच कम्युनिटी का। ठीक है, तो इसे खत्म किया जाए। कंट्री में गवर्नमेंट है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसको भी चेंज किया जाए एंड फेडरल पावर शेयरिंग की जाए, जिसमें हर स्टेट को स्पेशल पावर्स मिल जाए। ठीक है, और कोई भी स्टेट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के डोमिनेशन में ना रहे। ठीक है, तो यहाँ पर जो टेंशन्स थी वो कब रही, ये डिमांड्स बेसिकली वो लोग रेज करते रहे 1950s और 60s में, और इसकी वजह से कंट्री में टेंशन्स रही, क्योंकि ऐसी कंडीशन में वाइड स्प्रेड डिबेट्स होती हैं और डिबेट्स की वजह से टेंशन बनी रहती है। लेकिन कंट्री ने इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। उन्होंने यहाँ पर अमेंडमेंट किए कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, दे डिड 4 amendments in the constitution between 1970 to 1999। 1970 से लेकर के 1993 तक उन्होंने 4 टाइम्स यहाँ पर अमेंडमेंट किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट अमेंडमेंट क्या था, फर्स्ट अमेंडमेंट उन्होंने ये किया कि उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में ये लॉ बनाया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अब से इक्वल मिनिस्टर्स होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होंगे बेटा, इक्वल मिनिस्टर्स होंगे, मतलब 50% डच होंगे और 50% फ्रेंच स्पीकिंग पीपल होंगे। ठीक है, जिससे कि डोमिनेशन ऑफ वन लैंग्वेज कम्युनिटी बहुत कम हो जाएगा।
ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा कि उन्होंने दूसरा जो अमेंडमेंट किया उसमें उन्होंने इस कंट्री को यूनिटरी से फेडरल बना दिया। कैसे? उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ पावर शेयर की। सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसके साथ पावर शेयर की है? स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ पावर शेयर की है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को यूनिटरी फॉर्म से फेडरल में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है। तीसरा, कंट्री में जो उनकी कैपिटल में गवर्नमेंट थी उसको भी उन्होंने एक सेपरेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिया और यहाँ पर भी बोला कि भाई हम यहाँ पर भी इक्वल मिनिस्टर्स अलाउ करेंगे, क्योंकि इसकी कैपिटल में डोमिनेशन था फ्रेंच का, उसको भी मिनिमाइज किया जा सके, यहाँ पर भी पावर्स को शेयर किया जा सके। दैट इज व्हाई इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो उन्होंने ब्रूजेल्स को भी सेपरेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिया और वहां पे भी इक्वल मिनिस्टर्स कर दिए। इसके बाद एक चीज लास्ट जो उनका अमेंडमेंट था दैट वाज वेरी यूनिक। ऐसा अभी तक किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं किया था। इट वाज दैट दे एस्टैब्लिश कम्युनिटी गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की गई जिसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट। इसमें ये था कि 3 कम्युनिटीज थी ब्रूजेल्स बेल्जियम में, जो कि हमने अभी स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि यहाँ पर 3 कम्युनिटीज थी। एक थी डच कम्युनिटी, सेकेंड कम्युनिटी वॉज फ्रेंच कम्युनिटी एंड थर्ड कम्युनिटी वॉज जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी। ठीक है। ये तीनों ही कम्युनिटी को कि इन्होंने इन्हें एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट बना दी। अब इसका काम क्या था? इस कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम था कि ये लोग पीस एंड हार्मनी एस्टैब्लिश कर सके अमंग द पीपल ऑफ देयर ओन कम्युनिटी। इसके साथ साथ वो अपनी कम्युनिटी के लोगों का डेवलपमेंट पर फोकस कर सके। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराएं जिससे कि सारी कम्युनिटीज के बीच में एक हार्मोनियस रिलेशन डेवलप हो और अपनी कम्युनिटी को वो पहले से बेटर करे बाय प्रोवाइडिंग देम बेटर एजुकेशन एंड बेटर फैसिलिटीज। ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने थर्ड कम्युनिटी जो बनाई उसका बेनिफिट ये था कि उससे कंफ्लिक्ट होने के पॉसिबल रीजंस इन द फ्यूचर वो बहुत हद तक मिनिमाइज हो गए थे। So students, this was the case study of Belgium. In the next class, we'll study about the case study of Sri Lanka, जिससे हम कंपेयर कर पाएंगे, हमें पता चल पाएगा कि पावर शेयरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। This is all for the day. Thank you, students.